तो आज एक और टॉपिक देखते हैं और वो कौन सा टॉपिक है, विभव मापी की सहायता से किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करेंगे ना। पिछली क्लास हम लोग क्या देखे, विभव मापी की सहायता से किसी दो सेल की ईएमएफ की तुलना कैसे करें ना। तो आज देखते हैं कि कोई एक सेल है, देखो ध्यान देना, अगर कोई एक सेल है और इस सेल का क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस बताए थे कि इसके इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ रहता है, पानी डाला हुआ रहता है ना, और इस टर्मिनल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड और इस पे जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जो बैटरी का पानी डालते हैं, तो जब चार्ज कहाँ से कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, अंदर में पास कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और बाहर में कहाँ से कहाँ चार्ज फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, ये बात बताए थे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है कब, अंदर में, सेल के अंदर में जब चार्ज मूव करता है तो चार्ज को जो अपोज करने वाली प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन ये बैटरी के अंदर अपोज कर रहा है, सेल के अंदर अपोज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जाए, कैसे निकाला जाए, किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता। बात समझ आया नहीं आया बताओ। तो देखो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, चलो क्वेश्चन लिख लो। विभव मापी की सहायता से, क्वेश्चन लिखो, विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये मेरा आज का टॉपिक है। और मैंने बताया कि मीटर ब्रिज है ना, दूसरा क्या है, दो सेल के ईएमएफ की तुलना कैसे करेंगे विभव मापी की सहायता से, और थर्ड क्वेश्चन, विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करेंगे। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में तीनों में से कोई एक 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग बताए थे कि विभव मापी क्या है यार, कुछ नहीं, एक मैग्नीन का वायर लेते थे, ये भी मैग्नीन का वायर लेते थे, ये भी, और यहाँ क्या करते थे बताओ, एक बैटरी जोड़ देते थे, एक बैटरी से जोड़ देते थे। यहाँ अगर तुम्हारे मन है तो यहाँ मीटर लगाओ, बोलो, और देखो अगर ये नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव, और ये पॉजिटिव इधर से जोड़ दो, यहाँ पॉजिटिव। कभी कभी हम लोग रियोस्टेट भी लगा लेते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है, लगाना चाहता है तो लगा लो, एडजस्ट करने के लिए हम लोग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रियोस्टेट लगाते हैं, जैसे ऐसे यहाँ पे हम लोग वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं, यहाँ से हम मीटर सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ मीटर लगा देते हैं, ये पॉजिटिव और यहाँ से जाते हैं। ये विभव मापी है, बहुत आसान है। एक मैग्नीन का वायर बताए थे, मैग्नीन का वायर क्यों लेते हैं बोलो, पिछले वीडियो में बता रखे हैं। अब यहाँ से देखो, इसको पॉजिटिव, एक इंड को यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, और दूसरे में हम लोग क्या किए, दूसरे इंड को यहाँ से एक एमीटर लगाए और यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। ये मेरा क्या था, विभव मापी, ये क्या था, विभव मापी। अब इसकी सहायता से हम एक सेल लेंगे, क्या लेंगे, एक सेल लेंगे, ठीक है। और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा, होगा। यहाँ इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर, और एक एंड को यहाँ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे एंड को जॉकी से कनेक्ट करेंगे, बात समझ आया। तो चलो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, विभव मापी है ना, और ये क्या है, देखो ये हमारे पास विभव मापी है, और ये क्या है, एक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, इस पे क्या लगा रखे मैंने, स्विच। अब इसके एक एंड को किससे जोड़ दिए हम, पॉइंट ए से, और यहाँ से क्या जोड़ते हैं बताओ, जॉकी। हाँ,
यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी बाहर कर देते हैं, यही ना। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और गैल्वेनोमीटर से क्या लगा देते, जॉकी निकाल देते हैं बाहर। आया बात समझ में? तो पहली बात देखो, यहाँ स्विच एस लगाए हैं और यहाँ स्विच के लगाए, यहाँ स्विच क्या लगाए हैं, के लगाए हैं। तो पहले तो ये डायग्राम बना लेना, डायग्राम बनाने के बाद ऐसे लिख लेना है, ऐसे लिख लेना है। जैसे देखो हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ ए बी क्या है बताओ, ए बी कैसा वायर है, एक मैग्नीन वायर, मैग्नीन वायर है। हाँ देखो यहाँ ए बी क्या है, एक मैग्नीन वायर है जिसका क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक समान होता है ना, जिसका क्रॉस सेक्शन है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक समान है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक समान है, ठीक है, एक समान है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक समान मतलब इसका मोटाई समान है, मोटाई क्या है, समान है। बात समझ आया? अब E1 क्या है, एक सेल जिसके आंतरिक प्रतिरोध मुझे ज्ञात करना है। E1 क्या है, वह सेल जिसके आंतरिक प्रतिरोध मुझे ज्ञात करना है, यही ना। E1 एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, कोई डाउट, ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम लोग फिर से वही बात स्टेप 1 जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, है ना। स्टेप 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ ए बी एक मैग्नीन वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक समान है। E1 क्या, एक सेल है जिसकी आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। हुआ क्लियर या नहीं हुआ? चलो अब स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में लिख लो यहाँ तक, है ना, नहीं तो फिर कट जाएगा, यहाँ तक लिख लो। तो अब हम लोग स्टेप 1 में देखते हैं, ठीक है। देखो स्टेप 1 जिस तरह से हम लोग EMF के लिए स्टेप 1 स्टेप 2 किए थे ना, उसी तरह से स्टेप 1 में क्या करेंगे, इस स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। समझ में आया बात? स्विच के को ऑन किया, स्विच के को ऑन किया तो परिपथ से धारा प्रवाहित होगा ना, होगा या नहीं होगा? होगा। देखो ये ओपन ही है, ये ओपन है। S1 को अभी तक ऑन नहीं किए हम, सिर्फ किसको ऑन किए, के को। समझ पाया बात? लेकिन यहाँ देखो ये सेल भी किस में है, परिपथ में है ना, है या नहीं है? है, ये वाला परिपथ में है। तो जैसे के को ऑन करेंगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगा जी सर। और अगर धारा प्रवाहित होगा तो गैल्वेनोमीटर का नीडल क्या होगा, विक्षेपित करेगा। तो हम लोग लिखेंगे, देखो इसे एस लिखें और ये वाला स्विच के लिखें, के को ऑन करेंगे तो अभी भी देखो ये वाला बैटरी तो इससे है ही कनेक्टेड, है ना जी सर। तो परिपथ में आ जाएगा, आएगा। तो स्विच के को हाँ ऑन किया या क्लोज किया जाता है, ठीक है। ऑन किया तो बोलो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का सुई, गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित हो जाता है, होगा ना, विक्षेपित हो जाती है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, जॉकी को AB में मूव करते हैं और एक पॉइंट ढूंढते हैं जहां ये सुई कहाँ आ जाना चाहिए, शून्य विक्षेपण पे, नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन आना चाहिए ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो J है, जॉकी है, उसको क्या करते हैं, AB में खिसकाते हैं, बोलो। और खिसकाने के बाद मुझे एक पॉइंट क्या मिला, J1, मुझे एक पॉइंट क्या मिला, J1। समझ आया बात? एक पॉइंट क्या मिला, J1, जहां से इस एंड से इसकी लंबाई कितना है, L1, ठीक है। मुझे अब हम लोग क्या लिखेंगे कि अब जॉकी को तार AB में खिसकाया जाता है जहां एक पॉइंट J1 मिला, जहां एक पॉइंट J1 मिला। बात समझ रहा है?
इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का सुई कहाँ जाता है? नल डिफ्लेक्शन में। कहाँ जाता है? नल डिफ्लेक्शन में। बात समझ गया? लिखो इतनी सारी बातें। अब गैल्वेनोमीटर अब गैल्वेनोमीटर नहीं, अब किसको? जॉकी को ना। हाँ तो लिखो अब जॉकी को, लिखते चलो। अब जॉकी को तार AB में खिसकाया जाता है। खिसकाया जाता है जहां एक पॉइंट क्या मिला बताओ? J1। हाँ J1, जहां एक पॉइंट J1 मिला, जहां एक पॉइंट J1 मिला। इस J1 में नीडल कहाँ जाता है? शून्य विक्षेपण पे। J1 मिला, J1 में गैल्वेनोमीटर की सुई शून्य विक्षेपण, है ना, शून्य विक्षेपण को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है। हुआ क्लियर यहां तक? किसी को डाउट? शून्य विक्षेपण को प्रदर्शित करती है। अब देखो, अगर यहाँ पे देखो कि अगर ये कहाँ गया निडल, हमने क्या किया? के को ऑन किया, स्विच के को ऑन किया, तो गैल्वेनोमीटर का निडल क्या हो गया? क्योंकि इससे धारा प्रवाहित होने लगा तो क्या होगा? विक्षेपित होगा ना। तो अब हम लोग तार AB को जॉकी को तार AB में क्या किए? खिसकाए। तो एक पॉइंट क्या मिला? J1। क्या मिला? J1, जहां निडल क्या आ गया? शून्य विक्षेपण पे। अब शून्य विक्षेपण में मैंने बताया था कि शून्य विक्षेपण आ गया मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और कहीं यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा। इसी तरह इस पॉइंट का यहाँ का बराबर होगा, तब ना करंट नहीं जा रहा है। समझ में आया? तो इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते थे? VAJ1। इस दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे? VAJ1। किसके बराबर हो जाएगा? अगर इस परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं हो रहा तो E1 के बराबर होगा ना। अतः इस स्थिति में बताओ क्या होगा? VAJ1 किसके बराबर होगा? E1 के बराबर। कोई डाउट? अब हम लोग दूसरा क्या करते थे? पोटेंशियोमीटर के सिद्धांत से, सिद्धांत क्या बोलता था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के L के बराबर होता है। L था दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ, था ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? VAJ1 इक्वल टू KL1। KL होगा या नहीं होगा? तो हम लोग लिखें कि अतः क्या लिखेंगे बोलो? अतः किसके सिद्धांत से? विभव मापी के सिद्धांत से, है ना। अतः विभव मापी के सिद्धांत से होगा। क्या लिखेंगे बोलो? VAJ1 इज इक्वल टू KL1। कोई डाउट? अब देखो यहाँ VAJ1 E1 के बराबर, VAJ1 KL1 के बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे? क्योंकि LHS में बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। देखो LHS में बराबर है ना, तो RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम यार? E1 इज इक्वल टू KL1। इसे क्या बना देते थे? 3। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 1 तो वही किए जो पिछले क्लास किए थे, है ना। यहाँ तक कॉपी कर, जल्दी से कॉपी करो यहाँ तक। चल लिया कॉपी यहाँ तक। अब देखो स्टेप 2। अब हम लोग क्या देखते हैं? स्टेप 2। अब स्टेप 2 में किसको ऑन करेंगे? S को, स्विच S को ऑन करेंगे। तो जब ऑन करेंगे, ये ऑन हो जाएगा तो देखो ये भी तो सर्किट में आ जाएगा ना। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा, देखो ये करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा ना यार। बात समझ रहा है? तो अब देखो जैसे स्विच S को ऑन करेंगे तो फिर से क्या आएगा? गैल्वेनोमीटर का स्विच विक्षेपित करेगा, क्योंकि करंट तो चेंज हो गया ना ये ऑन करते ही। ये भी, इससे भी करंट आने लगेगा। बात समझ पा रहा है? तो अब
शून्य के ये गैल्वेनोमीटर का नीडल क्या करेगा, विक्षेपित करेगा, डिफ्लेक्शन आएगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, जॉकी को तार AB में खिसकाएंगे और एक पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा, J2। देखो पहले मिल गया, क्यों, क्योंकि करंट घट गया ना यार, इधर जाने लगा, अभी कुछ अमाउंट से इधर भी जाने लगा, तो अब पोटेंशियल ग्रेडियंट घटेगा क्योंकि ये करंट घट गया, क्योंकि V = RI होता है ना। अगर करंट घट जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो घटेगा, क्योंकि KL1 पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, KL1, तो L तो घटेगा ना। तो उधर नहीं गलती से लिखेंगे, पहले लिखेंगे। बात समझ में आया क्यों लिखेंगे? तो ये वाली पॉइंट हम लोग क्या ले लेंगे, J2, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना लेंगे, L2 होगा या नहीं होगा? तो ये लेंथ क्यों घटा पता चला, क्योंकि करंट बढ़ गया, है ना। तो अब देखो यहाँ से करंट ऐसे आएगा, अब गैल्वेनोमीटर का नीडल फिर से डिफ्लेक्स करेगा। अब हम लोग घिसकाएं तो एक पॉइंट क्या मिला, तार AB में जब जॉकी को, इस जॉकी को खिसकाएं तो एक पॉइंट क्या मिला, J2, जहां ये नीडल फिर कहाँ आ गया, शून्य विक्षेपण पे। बात समझ में आया? तब हम लोग वही करेंगे, स्विच K न करके, अब स्टेप 2 में K तो पहले से ऑन ही है, अब किसको ऑन फिर कर दिए हम, तो स्विच S को ऑन किया तो गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित हो जाती है। बोलो, अब जॉकी को तार AB में खिसकाया जाता है, फिर वही लिखेंगे जहां एक पॉइंट J1 की जगह क्या लिखे, J2 मिला, क्या मिला, J2 मिला, J1 तो है तो 2 बना देंगे। J2 में गैल्वेनोमीटर के सुई शून्य विक्षेपण को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, शून्य विक्षेपण को। अच्छा, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, VA J2, VA। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ समझने वाली बात है। पहली बात जान लो कि अगर कोई सेल से, अगर किसी सेल से करंट निकल रहा है, करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है, तब ये जो बात है ना, देखो इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर नहीं होगा, EMF के बराबर, दोनों टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। बात समझ में आया? समझ आया बात? EMF के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टेज, ये दोनों टर्मिनल वोल्टेज के बाद, ठीक है। तो दोनों, ये कोई सेल है और इस सेल को अगर हम लोग रजिस्टर से यहाँ से जोड़ देंगे तो इस दोनों के बीच के टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, V = RI, है ना। अगर ये भी वोल्ट है तो किसके बराबर होगा, RI के बराबर, RI के बराबर। अगर ये R है, यहाँ से I निकल रहा है तो RI के बराबर। बात समझ आया? तो इस केस में अब E1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज V। क्यों? क्योंकि उस समय से देखो इस परिपथ से कोई धारा ही नहीं निकल रहा था। जब धारा नहीं निकलता है तब E और V दोनों बराबर होता है, तब ये लिख देते हैं, लेकिन निकलता है तो दोनों बराबर नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो हम क्या लिखेंगे, E नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V। क्या लिखेंगे, V। हुआ क्लियर? फिर से वही बात, अतः विभव मापी के सिद्धांत से VA J1 की जगह J2 और KL1 की जगह L2 हो गया। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, VA, हाँ यहाँ तक कोई डाउट? देखो 1 और 2 से यहाँ VA J2, यहाँ भी VA J2, किसके बराबर, अब क्या लिखेंगे, V = KL2 लिखेंगे ना, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कोई डाउट? इक्वेशन बनाते चलो, वहाँ कितना बनाया था उसे, 1 था तो इसे क्या 3 तक हो गया था ना, इसे 4 बना दो, इसे 5 बना दो और इसे क्या बना दो, 6 बना दो, होगा। समीकरण 4 और 5 से, 4 और 5 से VA J2 तो कितना हो जाएगा, V = KL2। कोई डाउट है तो मुझे बताओ? नहीं सर। होगा? अब थोड़ा सा आगे और देखो, वहाँ समीकरण 3 और समीकरण 3 में हमारे पास क्या था कि समीकरण 3 में क्या था, E = कितना था, देखो तो KL1, यही निकाले थे। समीकरण 3 में कितना निकाले, E1 = KL1। तो समीकरण 3 में हम लोग निकाले E1 = KL1 और समीकरण 6 में कितना निकाले, V = KL2 होगा। एक दूसरे से डिवाइड कर दे पूर्ण समीकरण कितना बताओ, 3 और 6 से, 3 और 6 से एक दूसरे को डिवाइड करो तो कितना होगा, E1/V। ये तो पता है ना कि LHS को LHS से डिवाइड करते हैं, RHS से डिवाइड करते हैं, KL2 और यहाँ सॉरी KL1 होगा, ये कटेगा तो हमारे पास E1/V = कितना आया, L1/2। इसे और कुछ आगे बना लो 7। कोई डाउट यहाँ तक? हुआ क्लियर यहाँ तक?
तो यहाँ तक कॉपी करो जल्दी से, कहीं वही है यार, सब कुछ वही है, फट से कॉपी कर लो। तो देखो स्टेप 2 क्लियर हुआ। स्टेप 2 में हम लोग क्या देखें कि स्विच एस को ऑन किए तो गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित हो जाती है ना। अब हम लोग जॉकी को तारे बी में इस प्रकार खिसकाएं कि एक पॉइंट क्या मिला J2, जहां पे इसका डिफ्लेक्शन कहाँ आ गया, नल डिफ्लेक्शन शून्य में आ गया। अब शून्य में आना मतलब क्या कि इस परिपथ से यहाँ से कोई करंट नहीं, करंट पास नहीं कर रहा है। देखो इससे कोई करंट पास नहीं कर रहा है, ये वाला से यहाँ से इससे कोई करंट पास नहीं कर रहा है। कोई डाउट? अगर नहीं कर रहा है, लेकिन देखो इस बैटरी से तो जो करंट निकल रहा है अब इधर नहीं जाने लगा, तो सिर्फ किधर जाने लगा, इधर। इससे तो आएगा ना यार, देखो इससे तो आएगा ना, समझ आया बात कि ये वाला परिपथ से तो आएगा, क्योंकि उधर तो नहीं जाने लगा, तो सिर्फ इधर जाने लगा। कोई डाउट? तो देखो यहाँ अब हम लोग ये छोटा सा परिपथ के बारे में सोचते हैं। देखो यहाँ क्या है, यहाँ एक बैटरी लगा है और यहाँ क्या लगा है, एक रेजिस्टेंस है ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, कैपिटल R है, और यहाँ एक बैटरी लगा जिसका ईएमएफ कितना है, E1। अब यहाँ लिखेंगे कि धारा है ना, करंट जो होता है हमारे पास, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, देखो V = RI होता है ना, तो I = V/R। तो टोटल वोल्टेज या टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो I जो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुल ईएमएफ या कुल विद्युत वाहक बल, ईएमएफ को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल है ना, तो हम लोग क्या लिखें कि कुल ईएमएफ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, अपॉन क्या होगा, कुल रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। आया बात समझ में? अब यहाँ से निकालो धारा, निकालो यहाँ से जो I जा रहा है, ऐसा I का मान निकालो। कुल विद्युत वाहक बल ईएमएफ कितना, E1 है, और कुल प्रतिरोध कितना, देखो R और ये कैपिटल R। अब यहाँ से देखो धारा आया तो यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, तो दोनों से तो सेम जा रहा है ना, सेम ज़्यादा किसमें रहता था, सीरीज में, याद है? तो R+R। कोई डाउट नहीं? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, E1 कितना हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो IR, और फिर से ये मल्टीप्लाई होगा तो IR। हुआ क्लियर? अब दोनों तरफ इसको हम IR से भाग देने पर, क्योंकि मुझे निकालना है क्या, स्मॉल r, क्या निकालना है, स्मॉल r। अब दोनों तरफ क्या करेंगे बोलो, किससे भाग देंगे, IR से भाग देने पर, IR से भाग देने पर, क्योंकि टारगेट मेरा क्या है, स्मॉल r निकालना। बोलो क्या होगा, E1/IR होगा। और या तुम ओम्स लॉ लिख के भी काम कर सकता था, है ना, इस परिपथ में ओम्स लॉ लगा के भी काम कर सकता था, एक ही बात आने वाला, कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इससे भी लगा सकता है या ओम्स लॉ ही लगा लो। इसको कुछ इक्वेशन बना दो, कितना बना देगा बताओ, 7 होगा ना, ये कितना इक्वेशन हो गया, 8, ये वाला इक्वेशन कितना हो गया। अब देखो ओम के नियम से, V = कितना, IR, या RI की बात है ना यार, इसको 9 बनाओ, इससे इसको भाग दे दो, एक ही बात हो जाएगा। ठीक है, उससे उसको करो या इससे इसको करो, तो कितना हो जाएगा बताओ, E1/V, LHS को LHS, RHS से RHS को करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, IR+IR है ना, दोनों तरफ देंगे तो कितना देंगे, RI लिखो या IR लिखो, एक ही बात है, एक बात है। अब यहाँ प्लस को यहाँ कर देते हैं, और यहाँ बताओ कितना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, I से I कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आया, E1/V 1+R/। कोई डाउट? इस 1 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, E1/V -1 = R/R। हमको क्या निकालना था, स्मॉल r, तो अब आ गया स्मॉल r। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या होगा, E1/V -1 और E1/V क्या निकाले थे, L1/L2, क्या निकाले थे, L1/L2। तो R का वैल्यू, E1/V का वैल्यू लिख दो यहाँ,
L1 बाय L2 L L1 में L2 हाँ -1 इंटू R मतलब देखो अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना कितना आसान हो गया। कैसे? पहली बात, इस स्विच को इसको ओपन रखें, मतलब इसको क्लोज नहीं करेंगे, ओपन रखेंगे और इसको ऑन कर देंगे, क्लोज कर देंगे तो धारा प्रवाहित होगा। जॉकी को खिसका के एक पॉइंट J1 मिलेगा, जो L1 तो यहाँ स्केल लगा हुआ होता है, यहाँ क्या लगा हुआ होता है? हाँ बताए थे ना यार कि यहाँ एक स्केल लगा हुआ होता है, यहाँ एक स्केल लगा हुआ होता है। कोई डाउट? तो देखो अब यहाँ से J1 से पता चल जाएगा ना कि इसका लेंथ कितना है, तो ये लेंथ लिख लेंगे जो भी आया मान लो 50 सेंटीमीटर आया, कितना आया? 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब दूसरा, अब फिर से क्या करेंगे, अब इस स्विच को ऑन कर लेंगे, अब फिर से जॉकी को खिसकाएंगे, ए बी में एक पॉइंट क्या मिलेगा? J2 और ये वाला लेंथ देख लेंगे कि ये वाला लेंथ कितना है, मान लो 30 आया, कितना आया? 30 आया। अब बस ये दोनों लेंथ देखने से पता चल जाएगा। और यहाँ जो रजिस्टर हम जोड़े हैं वो तो अपने से जोड़ते हैं ना, तो अपने से जोड़ते हैं तो मान लो कुछ यहाँ तो पता चल जाएगा कि कितना लगाए हैं, मान लो 10 ओम का रजिस्टर लगाए, कितना का लगाए हैं? अब ये निकालना है मुझे, ये निकालना है मुझे, तो निकालना बहुत आसान है। फॉर्मूला कितना? L1/L2 तो यहाँ से किसका के स्केल लगा हुआ होता है। तो अगर बोले तो अगर ऐसा क्वेश्चन एक मिल जाए कि कोई सेल है जिसकी क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिसकी बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ है ना हमारे पास, कितना कितना दिया है? L1 और L2 का वैल्यू दिया है, L1 और L2 का वैल्यू दिया है। ठीक है, कोई सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है और उसके L1 और L2 का वैल्यू दिया हुआ है। मान लो L1 50 है और L2 कितना है? 30 है। ठीक है, हम उससे बोला कि R का, ये स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत आसान है यार, फॉर्मूला हम लगा देंगे, लगाएंगे ना, ये कितना हो जाएगा? 50/30 माइनस, और यहाँ पे R का वैल्यू कितना? 10। तो सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा बहुत आसानी से, आएगा जी। यहाँ 50 - 30/30 इंटू 10। कोई डाउट? तो 50 में से 30 कितना होगा? 20/30 इंटू 10 से घटेगा तो 20/30 है ना, 6 पॉइंट समथिंग, 6.66 आएगा। ओ कोई डाउट नहीं? बहुत आसान है, निकालना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल करना बहुत आसान है। क्योंकि इस स्विच को ऑन करो, इसको एक बार ओपन रखो, L1 का वैल्यू निकाल लो, फिर इस स्विच को ऑन करके L2 का वैल्यू निकाल लो, R तो तुम्हें पता ही रहेगा, वैल्यू रख के निकाल लेंगे। हुआ क्लियर? तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? कोई डाउट? हुआ क्लियर? इंपॉर्टेंट है। अब इससे हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया।